जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सोनी आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, ये हम सभी जानते हैं, जब गुरु जी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा ही कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। और मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, पूरा सुने, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम सोनी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मैं संगत जी 2002 में जुड़ी थी गुरु जी के साथ। मैं आपको बताऊं संगत जी कि शुरू से ही मेरे में भगवान के प्रति आस्था बहुत थी और मैं अक्सर चाहती थी कि मैं कोई गुरु बनाऊं, बट मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे अक्सर मना कर दिया करते थे कि कल को शादी हो जाएगी, दूसरे घर जाओगी और वो एक्सेप्ट करें गुरु बनाने के लिए या नहीं करें। तो गुरु बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गुरु जीवन में एक बार बनते हैं और गुरु बिना सती भी नहीं होती संगत जी, ना गति होती है। तो इसीलिए पेरेंट्स अक्सर मना करते थे कि गुरु नहीं बनाने हैं, अपना शादी हो जाए उसके बाद गुरु बनाना, और चाहे कुछ भी करना पर शादी की बात करना, क्योंकि अगर अभी गुरु बनाओगी तो शादी के बाद हो सकता है वो लोग ना माने। तो इसीलिए संगत जी मैंने कभी गुरु नहीं बनाए, बट मेरी बहुत इच्छा थी शुरू से कि मैं अपने जीवन में गुरु बनाऊं और उनके मार्ग पे चलूं, उनका दिया हुआ निर्देश का पालन करूं। तो मेरे मन में बहुत थी संगत जी। उसके बाद मेरी शादी 2004 में हो गई। जिस घर में मेरी शादी हुई तो संगत जी फैमिली बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड थे और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ थे। ये जो मेरे हस्बैंड थे ये अकेले ही थे, कोई भाई वगैरह नहीं था। तो संगत जी शादी के कुछ समय बाद, यानी कि 8-9 महीने बाद, मेरे जो फादर इन लॉ थे वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद संगत जी सारी जिम्मेदारी मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे आ गई। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो सारी टोटल जिम्मेदारी संगत जी हम लोगों पर आ गई। तो उस समय मेरी हस्बैंड की जो पोस्टिंग थी वो हिमाचल में थी। तो सारे घर को देखना, मदर इन लॉ को संभालना, सब कुछ मेरे ही ऊपर था। और संगत जी मेरी मदर जो थी और मेरी जो फैमिली थी वो चंडीगढ़ रहते थे और हम दिल्ली रहते थे। तो संगत जी सारी जिम्मेदारी जब मेरे पे आ गई तो बस मैं उन लोगों की देखभाल, जैसे मदर इन लॉ की देखभाल, बच्चों की देखभाल, इनमें ही सारा समय जाता था। क्योंकि घर में संगत जी कोई काम मेरे पास रहता नहीं था, फ्री थी पूरे दिन में। तो संगत जी एक दिन मेरी छोटी बहन
है चंडीगढ़ में, उसका रोका होना था। तो मैं अपने हस्बैंड को पूछती हूँ कि ऐसे-ऐसे गुनगुन का रोका होना है, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, तुम चले जाओ। तो संगत जी, मैं सिर्फ़ उस दिन अकेली ही गई थी, बच्चे घर पे ही थे, मदर इन लॉ घर पे ही थे। तो मैं संगत जी चंडीगढ़ के लिए निकल गई और चंडीगढ़ जब मैं पहुंची तो रोका संगत जी मेरी बहन का 17 अक्टूबर का था। तो जब मैं चंडीगढ़ पहुंची तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे आए थे, मौसी वगैरह सब कुछ आए हुए थे। तो मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि सोनी, यहाँ पे चंडीगढ़ में गुरुजी आए हुए हैं और तेरी मौसी ने मुझे मिलवाया था, मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा और तू देख ले अगर तू गुरु बनाना चाहती है तो संगत जी मैं तो बिल्कुल हाँ भर बैठी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं अपने जीवन में गुरु को लाना चाहती थी और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहती थी। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मा को कहा कि हाँ ठीक है, आप ले चलो। तो 17 तारीख का मेरी सिस्टर का रोका था और संगत जी 18 तारीख को हम लोग गुरुजी के पास गए। मेरी मौसी, मेरी मम्मी और मैं गुरुजी के पास गए। तो उस समय संगत जी चंडीगढ़ में गुरुजी किसी सिंगला अंकल के घर आए हुए थे। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो वो करीबन हमारे घर से संगत जी आधा किलोमीटर दूर था। तो मैं, मेरी मौसी, मेरी मम्मी जब गुरुजी के पास गए तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी तो पहले होकर आ चुके थे और उस टाइम संगत जी सिंगला अंकल के घर में जो संगत थी वो सिर्फ 20 या 25 संगत थी। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाके बैठ के और संगत जी वहाँ पे शब्द चल रहे थे, वाणी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी बट मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जो चलते चले जा रहे थे। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि गुरुजी ने तो मतलब एक सिल्क चोला पहन रखा है और गुरुजी तो सबसे बातें कर रहे हैं। और क्योंकि संगत जी मैंने अक्सर गुरु ऐसे देखे थे भगवा कपड़ों में और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, सर पे बाल लंबे लंबे, और वो दीक्षा देते थे। गुरुजी कोई दीक्षा नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे। तो मेरे मन में ये सब चीज़ें बार बार आ रही थी और संगत जी इन सब चीज़ों की वजह से मैं गुरुजी को बार बार देखी जा रही थी और इधर गुरुजी भी एक नज़र मुझ पे डालते और संगत जी फिर किसी और संगत से बात करने लग जाते। तो वो कहते हैं ना संगत जी, जब मन में सवाल होते हैं तो फिर आप स्थायी नहीं हो पाते। तो वही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इतने में संगत जी मैं वहीं बैठती हूँ और अपनी आंखें बंद करती हूँ, आंखें बंद करके और मन से ही ये सवाल करती हूँ कि आप कौन हो। मैं आपको पहचान नहीं पा रही, आप कौन हो, आप मुझे अपना असली रूप दिखाओ। मैं मन में यही अरदास ही करती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ पता है। हमारे आगे की, हमारे पीछे की, गुरु जी को सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। उसके बाद संगत जी जैसी मैं आंखें खोलती हूँ तो सामने गुरु जी की जगह मुझे साक्षात भोलेनाथ नज़र आते हैं। और संगत जी जब साक्षात मुझे भोलेनाथ नज़र आते हैं वो सिर्फ एक पल के लिए था। मैं प्रणाम करती हूँ और उसके बाद संगत जी मैं रोना शुरू कर देती हूँ कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मैं कितनी अज्ञानी हूँ कि मैंने अपने ईश्वर को पहचाना नहीं, अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे शक किया। मुझे तो गुरु के रूप में साक्षात भोलेनाथ मिले। उसके बाद संगत जी मैं मन ही मन बहुत क्षमा मांगती, बहुत क्षमा। और मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ, मेरे आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे, जैसे मानो सैलाब सा बहता चला जा रहा हो। वहाँ सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं इतना रो रही हूँ, इतना रो रही थी, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी हम लोग आज्ञा लेके घर आ जाते हैं।
और संगत जी जितने दिन मैं मम्मी के घर रही उतने दिन मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते हैं और जब वो मुझे लेने आते हैं तो मैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एकदम से मेरी मदर को क्या कहते हैं कि आपने क्या मम्मा इसे आपने गुरुजी के उसमें लगा दिया है। ये सब करने की उम्र तो 50-60 के बाद होती है और आपने तो इसको 27-28 साल की उम्र में ही लगा दिया। तो मेरी मम्मा कहती है कि बेटा मैंने क्या लगाया है, ये खुद ही लगी है भगवान से, इसकी लगन शुरू से ही थी। ठीक है, इस बात को संगत जी ने ही सॉर्ट आउट किया क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नास्तिक थे, बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके बाद संगत जी हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो मेरे हस्बैंड जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यहाँ पे ना गुरुजी का मंदिर है, अगर आप कहो तो मैं 2 मिनट में जाती हूँ, 2 मिनट में माथा टेक कर वापस आ जाती हूँ, फिर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है 2 मिनट में ही जाना, 2 मिनट में ही आना। तो मैं ठीक है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी कार में वेट कर रहे थे और मैं गुरुजी के दरबार के लिए अंदर गई। तो मैंने जैसे बताया संगत जी की ऑलमोस्टली 20 या 15 संगत के अलावा और संगत नहीं होती थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई तो ये लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, मैं थोड़ा सा घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी आज तो इतनी लंबी लाइन है और कैसे मैं आपके दर्शन कर पाऊँगी, और 2 मिनट का मैं बोल के आई हूँ, आज तो बहुत गुस्सा करेंगे। उसके बाद संगत जी सब संगत पैर छू रही और गुरुजी से कुछ बातें करने लग रही और फिर बैठ जाती। तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि मेरे हस्बैंड को भी अंदर बुला लो, आज वो भी आपके दिव्य दर्शन पा ले। तो मैंने कहा गुरुजी बस आप मेरी ये विश पूरी कर दो। संगत जी भी 3 लोग मेरे आगे थे, 2 लोग मेरे पीछे थे, बस इतने ही थे। तो संगत जी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे 2 लोगों के पीछे खड़े हैं। मैं देख के अचंभा हो जाती हूँ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ संगत जी बच्चे को लेके तो मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े रहते हैं, कभी अंदर नहीं जाते। संगत जी बहुत नरम दिल के हैं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आर्मी से है ना इसलिए। तो संगत जी बस वहाँ पे मैं माथा टेकती हूँ गुरुजी का और गुरुजी से प्रणाम करके बैठ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी वहाँ साइड में बैठ जाते हैं। शब्द चल रहे थे, पानी चल रही थी, लंगर प्रसाद हो रहा था। उसके बाद संगत जी मेरे को लगा कि अभी और बैठेंगे यहाँ पे तो हस्बैंड चिल्ला पड़ेंगे, गुस्सा कर जाएंगे। तो मैं अपने हस्बैंड को इशारों से कहती हूँ चलो चले बाहर। तो मेरे हस्बैंड और मैं गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और बाहर की साइड आ जाते हैं। जब बाहर की साइड आते हैं तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि और बैठना था। तो मैं एकदम से अचंभित हो जाती हूँ। मैंने कहा है आज इनको ये क्या हुआ। उसके बाद संगत जी हम लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग संगत जी राजस्थान हो जाती है। उसके बाद संगत जी ऐसा ही चलता रहा। जब दिल्ली आ गए थे गुरुजी तो संगत जी मैं समय पे गुरुजी से मिलने जाती रहती थी समय समय पे। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी के पास ऐसे जैसे चिम्मक खिंचती हुई चली जाती है ना, ऐसे खिंचते हुए मैं जाती थी, ऐसे खिंच खिंच के गुरुजी के पास जाती थी। संगत जी उस टाइम गुरुजी मुझे स्वरूप देते थे, बहुत स्वरूप देते थे, 2-2 3-3 स्वरूप गुरुजी देते थे। तो संगत जी मैंने एक जो है ना किताब बना रखी थी और एल्बम टाइप की, उसमें मैं गुरुजी के जो स्वरूप थे वो इकट्ठे करती थी।
क्योंकि संगत जी घर में लगा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानती थी। मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं था। तो मैं थोड़ी सी डर की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि कोई गुरुजी पे उंगली उठाए और कोई गुरुजी के लिए पूछे ये कौन है, कहाँ से है, किधर जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई तर्क वितर्क करे और मैं काफ़ी सारे सवालों के जवाब दूँ सबको कि गुरुजी कौन है, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी दिव्य आत्मा है, क्योंकि पहली बार ही उन्होंने मुझे अपने दिव्य दर्शन दे दिए थे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी संगत जी कि गुरुजी के बारे में कोई सवाल करे, कोई जवाब मैं दूँ उनको, मैं नहीं चाहती थी। तो इसीलिए संगत जी मैं उनको फ्रेम करा के नहीं लगाती थी और अपनी फ़ाइल में रखती थी। तो उस टाइम कुछ ऐसा था भी नहीं कि गुरुजी को फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगाना है। तो मैंने अपनी एल्बम में रखना शुरू कर दिया। और संगत जी आज मेरे पास इतने स्वरूप हैं कि मैंने बहुत तो संगतों को दिए हैं, बहुत अपने घर में लगा रखे हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स थी। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी मुझे स्वरूप देते थे ब्लेसिंग्स के तौर पे, और ऐसे ही चलता रहा। मैं संगत जी गुरुजी के सत्संग में जाती और रात को वापस आ जाती थी, क्योंकि संगत जी ड्राइवर साथ ही होता था तो कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं थी गुरुजी के पास जाने में। समय ऐसे ही करता रहा, बीत गया। तो एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, मतलब हेडक्वार्टर से, मुझे फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है और आपको आना पड़ेगा। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंचती हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं कि इनका जो लीवर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है और इनके जो लीवर के शॉल्स हैं वो बिल्कुल हाई लेवल पे हैं। तो इनकी जो लाइफ लाइन है ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने है, 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल पाएंगे। तो मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई, बहुत परेशान हो गई। तो मैंने 1-2 डॉक्टर्स से और बात करी, 1-2 हॉस्पिटल में दिखाया, बट संगत जी कहीं से कोई भी राहत नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, बट वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और दूसरा हम उनसे डरते थे कि भाई मिलिट्री के अफ़सर हैं और गुस्सा दिमाग पे ही बना रहता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब कहा तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे बेकार में डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस खाली मेरी केयरिंग करो और वापस जाओ बच्चों के पास। तो ये सब जब हस्बैंड कहते हैं तो संगत जी मैं थोड़ा-सा परेशान हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि ये मतलब किस तरीके का बिहेव किया है हस्बैंड ने। और मतलब उस टाइम संगत जी वो चिड़चिड़े थे और उनकी भी गलती नहीं है, और दूसरा डिस्टर्ब आदमी ना इस तरीके का ही बिहेव करता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हस्बैंड है। तो उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड 1-1.5 महीने सही रहे और उसके बाद मैं वापस दिल्ली आई। दिल्ली आने के संगत जी ठीक 10 दिन बाद मुझे फिर से फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको आना पड़ेगा। तो संगत जी उस टाइम मेरे साथ मिलिट्री के 2 अफ़सर और थे। तो संगत जी मैंने उन लोगों को कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊँगी और उसके बाद मैं आपके साथ राजस्थान के लिए निकल पड़ूँगी। तो उस संगत जी मैं अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठी और 2 अफ़सर मेरे साथ थे। तो संगत जी उस टाइम हम लोग जब गुरुजी के पास गए तब तक संगत जी गुरुजी उठ चुके थे और अपने रूम में जा चुके थे। तो वहाँ एक सेवादार अंकल थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने खोला। हमने कहा गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो अपने रूम में जा चुके हैं और वो तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे उन्हें कुछ बताना है, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे
बिल्कुल ज़िद्दी हो चुके थे, वेट भी उनका ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं बार-बार सेवादार अंकल को कह रही थी, तो वो मुझे कहते हैं कि आप यहीं अरदास करो, गुरुजी तो हर जगह हैं, वो तो जान-ही-जहान है, वो हर जगह आप यहाँ बैठ के भी अरदास करोगे, तो वो आपकी सुन लेंगे। बट देखिए संगत जी, उनका कितना विश्वास था गुरुजी पे, बट हम इंसान, मैं मचल रही थी मछली की तरह कि मैं गुरुजी को मिलूँ, गुरुजी से बात करूँ, गुरुजी को बताऊँ परेशानी। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि गुरुजी जानी जहान है, और कुछ ऐसी संगत है जिनका विश्वास गुरुजी पे बहुत अटल है। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी से उस दिन मुलाकात नहीं हुई, और मैं वापस संगत जी अपने हस्बैंड के पास गई उनकी देखभाल करने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँची तो संगत जी उस टाइम उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये समझ लीजिए कि बिस्तर से वो उठ नहीं पा रहे थे, सूख के काँटा हो चुके थे, बिल्कुल सूख के काँटा। उनके लीवर का प्रोटीन जो था वो बहुत हाई हो चुका था, और लीवर सिकुड़ चुका था, गल चुका था। तो डॉक्टर्स ने उस टाइम हमें बोला था कि अब तो संगत जी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारे उपाय हो गए हैं, और बहुत बड़ी-बड़ी इलाजों बीमारियों का इलाज है। उस टाइम इतना नहीं था संगत जी। तो मैं परेशान हो गई, और संगत जी मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मैं अपने हस्बैंड को दिल्ली ले जा रही हूँ, मैं दिल्ली दिखाऊँगी। तो संगत जी जब मैं दिल्ली के लिए अपने हस्बैंड को लाने लगी, तो मेरे हस्बैंड एकदम से चिल्लाते हैं कि आई एम ऑलराइट, फाइन, और मैं ठीक हूँ, और मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तुम जाओ, तुम वापस क्यों आ गई? तुम मम्मी की देखभाल करो, बच्चों की देखभाल करो, मैं ठीक हूँ। तो संगत जी उस टाइम पे उनकी ड्रिंक बंद नहीं हो रही थी, बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत पीते थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी कि आप चलो, और मम्मा ने आपको बुलाया है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का नाम लिया, थोड़ा-सा उनको बोला, तब वो दिल्ली आने के लिए एग्री हो गए, क्योंकि वो अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो संगत जी जब वो दिल्ली आए, तो दिल्ली आने पर संगत जी मैं उनको गुरुजी के पास लेके गई। तो जब मैं उनको गुरुजी के पास लेके गई, तो उस समय संगत जी मैं गुरुजी के बिल्कुल जस्ट सामने बैठी थी। और जब मैं गुरुजी के जस्ट सामने बैठी थी, तो मैंने साइड में ही अपने अंकल को बिठा रखा था, और मेरे अंकल ने गुरुजी को देखा और गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो वो कहते ना, गुरुजी जाने जहान है, उनको सब कुछ पता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहना शुरू कर दिया कि ये गुरु है कोई, ऐसे गुरु पत्नी कितनी, बहुत सारा कुछ, मतलब बहुत मिसयूज वर्ड, कि ये क्या इलाज करेगा मेरा, और आई एम फाइन, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो संगत जी उस समय मैं सिर्फ गुरुजी को देख रही थी, और गुरुजी से बार बार यही मन में क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि गुरुजी आप इनको ठीक कर दो, आप इनको ब्लेस कर दो। तो उसके बाद संगत जी वहाँ से हम आ गए। बड़ी मुश्किल से बस 5 मिनट ही मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास बैठे थे, और उन्होंने उस 5 मिनट में ही गुरुजी को बहुत अनाप-शनाप बोला। बट मैंने क्षमा माँगी। तो उसके बाद संगत जी मेरी मदर का मेरे पास फ़ोन आता है चंडीगढ़ से, और वो मुझसे पूछती हैं कि तुम अमित को गुरुजी के पास लेके गए थे? तो मैंने कहा मम्मा मैं लेके गई थी, और ऐसे-ऐसे उन्होंने वहाँ पे किया। तो संगत जी मेरी मदर मुझे कहती कि हम भी आ रहे हैं। तो मेरी मदर, मेरे फादर संगत जी चंडीगढ़ से दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद संगत जी मैं और मेरी मदर गुरुजी के पास गए दर्शन के लिए। उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं, मेरी मदर जब गुरुजी के पास गए, तो मेरी मदर और मैं बैठे हुए थे। तो संगत जी मेरे मन में गुरुजी के लिए सवाल बहुत सारे थे, तो मेरी मदर मुझे इशारे से कहती है कि गुरुजी को अपनी बात बता। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उस दिन के बाद से गुरुजी को कुछ कहने की। तो संगत जी फिर मेरी मदर मुझे इशारों से कहते हैं, तो मैं धीमे से आवाज़ में गुरुजी के पास जाती हूँ, और गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी
आप इनको ठीक कर दो। तो एकदम से गुरुजी मुझ पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो नास्तिक है, उसको कैसे सही करूं, वो नास्तिक, इतना बड़ा नास्तिक है, वो ठीक नहीं हो सकता। और ऐसे गुरुजी बहुत तेज़ चिल्ला के पड़ते हैं। और संगत जी, मैं पीछे होकर और बहुत रोने शुरू मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मदर गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी चलो वो तो नास्तिक है, पर ये तो आपकी सच्ची भक्त है, ये तो आपको बहुत मानती है और ये तो आपके पास आती है। तो गुरुजी वहाँ बैठे रहे, सोचते रहे। तो संगत जी देखिए, गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड ने इतना उल्टा सीधा गलत कहा, पर गुरुजी ने उनका भी भला चाहा, उनके लिए भी बुरा नहीं करा। तो गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए। और संगत जी, मेरा मानना यही है कि गुरुजी जो उपाय हमें बताते हैं, वो अपने आप को हम लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते कि वो भगवान है। गुरुजी को लगता है कि वो जो मुझे उपाय बता रहे हैं, मैं वो उपाय कर दूंगी तो मुझे लगेगा कि ये उपाय मैंने किए हैं इसलिए ये ठीक हो गए। तो गुरुजी लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं। वो कभी भी किसी को ये दिखाना नहीं चाहते कि वो भगवान है, शिव है, परमात्मा है। इसलिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं और इसलिए वो सबको दिखाना और बताना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ उपाय हम सबको करने को कहते ही रहते हैं। तो संगत जी, उसके बाद गुरुजी के बताए हुए उपाय मैंने करना शुरू कर दिया। और संगत जी, उस टाइम हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो रिपोर्ट्स हो रही थी। तो जो रिपोर्ट्स हो रही थी वो संगत जी धीरे 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 नॉर्मल होनी शुरू हो गई। और उसके बाद संगत जी, उनका जो प्रोटीन लेवल जो था वो बहुत हाई था, वो बिल्कुल संगत जी नॉर्मल स्थिति पे आया। और डॉक्टर्स ने 3 महीने की लाइफ लाइन मेरे हस्बैंड को दी थी। बट आज आप लगा लीजिए कि कब से लेके अब तक इतना टाइम, यानी कि 20 साल हो गया है और मेरे हस्बैंड को एक छींक तक नहीं आती है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो संगत जी, जो इंसान अ, ये समझ लीजिए कि गुरुजी को नहीं मानता था और वो भी अब गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं। अब तो गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे अंग संग हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे बिल्कुल नज़दीक है, सिर्फ़ हमें महसूस करना है। और जब तो ये था कि गुरुजी से मिलने जाना पड़ता था, लेकिन गुरुजी तो अब घर-घर में विराजमान हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उसके बाद संगत जी, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद हस्बैंड घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने शराब पीनी नहीं छोड़ी। और संगत जी, फिर मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी के पास जाके मैंने गुरुजी को ये अवगत करवाया कि गुरुजी, वो पीनी नहीं छोड़ रहे और पीते ही जा रहे हैं, उन्होंने तो डबल तिबल कर दिया है। तब गुरुजी मुझे कहते हैं कि पीने दे, इसमें कुछ नहीं होना। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे, ड्रिंक करते थे, बट आज तक वो ठीक है। आज तक उन्होंने ना कोई मेडिसिन खाई है, ना कोई इंजेक्शंस लगवाए हैं, ना वो एडमिट हुए हैं, ना डॉक्टर्स के पास गए हैं। तो अभी तक तो ऑलमोस्ट राइट और बिल्कुल ठीक है वो। तो ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। सत्संग बहुत पढ़ा है संगत जी, बस अब यहीं तक विराम दूँगी अपनी वाणी को। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं बहुत जल्द अपना और भी सत्संग शेयर करूँगी। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ और यही बस आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, प्यारी संगत जी, की आप विश्वास रखिए गुरुजी पर। गुरुजी को सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। सिर्फ़ आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, गुरुजी को सच्चे हृदय से याद कर लीजिए, एक बार सच्चे हृदय से बुला लीजिए। गुरुजी अपने आप आपके पास आएँगे, आपको अपने आप ब्लेस करेंगे। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।